स्टूडेंट्स आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है इंडियन ओशियन के बारे में। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सेशेल्स की विजिट के लिए गए हैं। विजिट के दौरान में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इंडियन ओशियन रीजन का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में मेंशन किया गया। कैसे जो कंट्रीज़ हैं जो अपना एरिया शेयर करते हैं इस रीजन के अंदर में, उन सभी कंट्रीज़ के लिए जो इंडियन ओशियन रीजन है एज ए होम के रूप से एग्जिस्ट करता है। अगर होम के रूप से एग्जिस्ट करता है तो उन कंट्रीज़ का एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के वे के रूप से मेंशन किया गया कि कंट्रीज़ के द्वारा जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जाना चाहिए, जिससे कि सभी कंट्रीज़ का जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है उसको अचीव है वो किया जा सके। प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन ओशियन रीजन को एज ए ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी के रूप से भी मेंशन है वो किया है। अब आप देखिए कि जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये जो वर्ड्स मेंशन किए गए, शेयर्ड होम है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इनको आप कहाँ पे यूटिलाइज है वो कर सकते हो। अगर जीएस पेपर सेकंड के अंदर में आईआर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इंडियन ओशियन रीजन के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कुछ क्वेश्चन के अंदर में आप इन वर्ड्स को यूज है वो कर सकते हो। तो आपका मेंस आंसर राइटिंग के अंदर में इस तरीके से जो वोकेबलरी है वो आपको यूटिलाइज है वो किया जा सकता है। हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो आप देखिए कि हमारी कंट्री का कंटिन्यूस पुश है कि इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में इंडिया का जो जो डोमिनेंस है वो यहाँ पे इंक्रीज हो, इंडिया का जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज हो। तो उसके लिए हमारी कंट्री के द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स हैं वो चलाए गए हैं, जैसे कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। 1997 के समय में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है जो एग्जिस्टेंस में आया था। और आप देखिए कि जो इंडियन ओशियन रीजन के जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, आइलैंड कंट्रीज़ के अलावा कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो भी इसके पार्ट के रूप से एग्जिस्ट करते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है इसका इबेन मॉरिशस के वहाँ पे। जो इबेन मॉरिशस का एरिया है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है वो एग्जिस्ट करता है। इवन आप देखिए कि स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया नाम का जो कंट्री है वो भी इसके पार्ट के रूप से एग्जिस्ट करता है। फ्रांस भी इसका पार्ट है क्योंकि फ्रांस का कुछ टेरिटरी है जो कि इंडियन ओशियन रीजन के वहाँ पे है। फ्रांस के अलावा स्टूडेंट्स और भी आपको काफ़ी सारे कंट्री मिलेंगे जिसके अंदर में ईरान भी इसका पार्ट है। ईरान के बारे में तो हमने काफ़ी बार न्यूज़ रीड भी किया था, क्योंकि ईरान जो है वो लास्ट कुछ मंथ से कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में है। पाकिस्तान इसका पार्ट है वो नहीं है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का। सेकंड, आपको यहाँ पे क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, हमारा जो डोमिनेंस को प्रेजेंस करवाने के लिए इस रीजन के अंदर में कंट्री के द्वारा पुश किया गया है कि हम एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप से एग्जिस्ट वो कर सकें। अब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप से एग्जिस्ट करना है तो हमें हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी एग्जिस्टेंस में लाना है। तो इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर जो कि रियल टाइम डाटा को प्रोवाइड करता है इंडियन नेवी का लीडरशिप के अंदर में, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इन द इंडियन ओशियन रीजन का ये जो प्रोजेक्ट है वो एग्जिस्टेंस में है। पहले आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक सागर इनिशिएटिव चलाया गया था कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, और इस सागर इनिशिएटिव को अपग्रेड करते हुए हमने महासागर है वो किया है। लास्ट ईयर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो मॉरिशस के विजिट के लिए गए थे, तो महासागर के रूप से इसको एलिवेट किया, इसको अपग्रेड है वो किया गया कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो ये कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो शो करते हैं कि इंडियन जो अथॉरिटीज़ हैं उनका कंटिन्यूस पुश है कि इस रीजन के अंदर में हमारा जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज हो, हमारा जो डोमिनेंस है वो यहाँ पे इंक्रीज हो। और भी काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमने डिफेंस के रिगार्डिंग में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चलाए हैं। जैसे कि आप देखिए कि अगर हम इंडिया और सेशेल्स के बायलैटरल रिलेशन के बारे में रीड करें, तो इस विजिट के दौरान में प्राइम मिनिस्टर ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव से मेंशन किया प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्पीच में इंडियन ओशियन रीजन का इम्पोर्टेंस। सेकंड, उन्होंने ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे मेंशन किया है कि जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज़ हैं, ऐसे जो स्मॉलर आइलैंड कंट्रीज़ हैं जिनके द्वारा आप देखिए कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन के अंदर में मोर रोल है वो नहीं प्ले किया गया है, बट उसके जो विक्टिम है वो वही हैं, क्योंकि उनका जो कंट्री है वो यहाँ पे स्मॉलर है या आइलैंड कंट्री है। और अगर आप देखिए कि सी लेवल राइज करता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से, तो ये जो स्मॉलर कंट्रीज हैं उनको जो जो यहाँ पे ज़्यादा नुकसान है वो रहेगा। तो इनके अगेंस्ट में इन सभी रीजन के जो जो कंट्रीज़ हैं उनको यूनाइट होने का यहाँ पे ज़रूरत है, जिससे कि जो इन्वायरमेंटल ये जो कंसर्न है इसको डील है वो किया जा सके। सेकंड, आप देखिए कि बायलेटरल ट्रेड के अंदर में हमने डिफेंस का जो इंगेजमेंट किया है इस कंट्री के साथ में, चाहे हमारे यहाँ पे जो डिफेंस फोर्सेज हैं
उनका वहाँ पे पार्टिसिपेट किया जाना हो। डिफेंस फोर्सेज के अलावा आप देखिए कि हमने यहाँ पे इनको कुछ जो फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं वो भी प्रोवाइड किए हैं, यूटिलिटी व्हीकल्स हैं उनको प्रोवाइड किया गया है। और इसके अलावा आप देखिए कि कुछ बोट्स हैं वो भी दिए गए हैं इंडियन जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो एरिया है उनके द्वारा सेसेल्स को यहाँ पे। तो ये शो करता है कि डिफेंस एरिया के अंदर में भी हम कोऑपरेट करना चाहते हैं इस कंट्री के साथ में। हमने कुछ हमारे यहाँ पे इंडिजिनियस वे के अंदर में डेवलप किए गए जो वेसल्स हैं वो भी प्रोवाइड किए हैं। वो शो करता है कि हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भी बूस्ट हुआ है, जिससे कि हम अदर कंट्रीज़ को सपोर्ट है वो देने लगे हैं यहाँ पे। स्टूडेंट्स यहाँ पे डिसीजन एक यूपीआई बेस जो डिजिटल पेमेंट है उसके बारे में भी हुआ है। यूपीआई बेस्ड डिजिटल पेमेंट का एक क्वेश्चन यूपीएससी ने प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में पूछा था कि कुछ कंट्रीज़ के नेम मेंशन कर दिए गए थे कि इनमें से कितनी कंट्री हैं जिनके साथ में हमारा यूपीआई बेस्ड जो एग्रीमेंट है वो एग्जिस्ट करता है डिजिटल पेमेंट के रिगार्डिंग में। फिर लाइन ऑफ क्रेडिट यहाँ पे कुछ प्रोवाइड किया गया है, जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है उसके थ्रू कुछ यहाँ पे जो फंडिंग है वो हुआ है। और इसके अलावा आप देखिए कि सेशेल्स के अंदर में एक हॉस्पिटल का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी किया जाना है इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो ये कुछ प्रोजेक्ट हैं जो बायलेटरल ट्रेड के रिगार्डिंग में थे, और जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से जो यहाँ पे एक तो रीजन के कुछ हमारे जो इनिशिएटिव्स को देखा, और ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव से जो क्लाइमेट चेंज के जो मोर इम्पैक्ट है उसके बारे में भी प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पे पोस्ट था। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स आपको उस रीजन के अंदर में सिचुएटेड कुछ टेरिटरीज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है यूपीएससी आपसे मैच द कॉलम का कोई क्वेश्चन पूछ ले, कुछ टेरिटरीज आपको मेंशन करे। सपोज कीजिए आपको टेरिटरी है वो मेंशन किया गया है कोमोरोस का, कोमोरोस नाम का जो आइलैंड है वहाँ पे। मयोते नाम का भी एक आइलैंड है जो कि पिछले कुछ ईयर्स के अंदर में लास्ट 1-2 ईयर बिफोर ये न्यूज़ के अंदर में था, क्योंकि वहाँ पे आप देखिए कि साइक्लोनिक एक्टिविटी हुआ था। फिर एक रीयूनियन है और स्टूडेंट सेसेल्स। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपको नॉर्थ से लेकर साउथ तक इनको जो मार्क है वो करना है। तो सबसे नॉर्थ के अंदर में बेसिकली सेसेल्स ही है, सबसे नॉर्थ के अंदर में सेसेल्स है। यहाँ पे सपोज कीजिए मडागास्कर है, और मडागास्कर का जो वेस्टर्न पार्ट है जो कि अफ्रीका और मडागास्कर का बिटवीन का एरिया है, यहाँ पे आपको बेसिकली आप देखिए कि आपको कोमरोस मिलेगा, यहाँ पे आपको मयोते मिलेगा, इस एरिया में आपको रीयूनियन मिलेगा। तो इस तरीके से ये जो नॉर्थ टू साउथ का जो लाइन एग्जिस्ट करता है, इसी एरिया के अंदर में मॉरिशस है वो भी सिचुएटेड है, मॉरिशस नाम का जो आइलैंड है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो पाकिस्तान के बारे में है। पाकिस्तान का जो कराची का एरिया है वहाँ का इकोनॉमिकल कैपिटल उसको बोल सकते हैं, लार्जली इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो हुआ करती हैं। और पाकिस्तान में आप देखिए कि जो डोमिनेटेड एरिया है, जो पॉलिटिकली डोमिनेटेड है, वो है वहाँ पे पंजाब का एरिया। पंजाब वहाँ पे लार्जली डोमिनेट करता है। तो स्टूडेंट्स कराची में क्या हुआ है, कराची में हुआ है एक टेररिस्ट अटैक। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एलिगेशंस लगाए थे कि इंडिया का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इंडियन अथॉरिटीज़ ने इन एलिगेशंस को रिजेक्ट वो किया है। वहाँ पे जो बलूच लिबरेशन का जो आर्मी है, बलूच का जो लोग हैं, उन्होंने आप देखिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिया है कि उन्होंने ये अटैक को कैरी आउट है वो किया है। पिछले कुछ दिनों पहले हमने बलूच के बारे में देखा था कि बलूच कम्युनिटी का एक जो एक्टिविस्ट हुआ करते थे, स्पेशली वुमेन एक्टिविस्ट हैं मिहिरांग बलूच, उनको कुछ पनिशमेंट है वो अनाउंस किया गया था पाकिस्तान के कोर्ट के द्वारा। तो हो सकता है कि उस पनिशमेंट के अगेंस्ट में जो BLA नाम का जो एक ग्रुप है उनके द्वारा ये अटैक है वो किया गया हो। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो किसके बारे में है, नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे महानदी रिवर से रिलेटेड है वैसे तो न्यूज़ यहाँ पे, बट आप देखिए कि क्रिमिनल एक्टिविटी को मेंशन है वो किया गया है कि महानदी के बैंक के ऊपर में कोई छोटा गांव है या कोई छोटा टाउन है वो सिचुएटेड है छत्तीसगढ़ के। वहाँ पे एक पर्सन के द्वारा 8 जो लोग हैं उनका मर्डर कर दिया जाता है रिवेंज के रूप से। अब बेसिक हमारा जो सोसाइटल पर्सपेक्टिव से, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से या सोशोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इसको इस टॉपिक के अंदर में क्या जो वर्ड्स हैं, क्या जो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री के अंदर में क्यों इस तरीके से, जैसे आप देखिए कि यूएस के अंदर में काफ़ी बार आप टेररिस्ट अटैक में भी ये वर्ड यूज करते हो, लोन वोल्फ अटैकर। लोन वोल्फ अटैकर कौन होते हैं कि कोई भी पर्सन है जो रेडिकलाइज हो जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का प्रेजेंस है, टेक्नोलॉजी के थ्रू कोई भी पर्सन है वो रेडिकलाइज हो सकता है। एक बार आप किसी तरीके से कोई कंटेंट देखने लगते हो, सपोज कीजिए आपने कंटेंट देखा है यहाँ पे फूड के रिगार्डिंग में, आप कुछ कंटेंट देखोगे, कंटिन्यूस आपको वो कंटेंट है वो फिर सजेस्ट होगा हर एक प्लेटफॉर्म के वहाँ पे।
अगर आप टॉक भी करते हो, इंटरनेट अगर आपका ओपन है आपके फ़ोन के अंदर में, और आप देखिए कि उस दौरान में आप किसी टॉपिक के बारे में रीड किए हो, तो कंटिन्यूस आपको उसी तरीके के जो सजेशंस हैं वो देखने के लिए मिलेंगे सभी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी का जो एल्गोरिथम है वो वर्क करता है। तो कोई पर्सन है वो समहाउ रेडिकुलस जो एक्टिविटी है उनके कांटेक्ट में आता है, लोन वोल्फ अटैकर के रूप से बनता है। तो उनके द्वारा आप देखिए कि जो सोसाइटी के अंदर में अटैक करना, किसी पर्सन को हार्म करना, वो यहाँ पे काफ़ी इजी हुआ करता है। हमारे सोसाइटी में इस तरीके से जो साइकोपैथ हैं, जो लोन वोल्फ अटैकर्स हैं, वो क्यों नहीं हो सकते या लार्जर नंबर में क्यों नहीं मिल सकते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टिल आप देखेंगे जॉइंट जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो एग्जिस्ट किया करता था। 90s के समय तक तो वो एग्जिस्ट करता था जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर, और उसके बाद में अब जो न्यूक्लियराइजेशन हुआ है, बट आपको स्टिल जो फैमिलीज़ के अंदर में जो कनेक्टिविटी है, सोसाइटल कनेक्टिविटी है, वो आपको मिलेगा। बट यहाँ पे एक जो क्रिमिनल एक्टिविटी बताया गया है जिसमें डीप इनसिक्योरिटीज़ हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, डेप्थ को भी एक रीजन बताया गया, डेली उस पर्सन का इंसल्ट होना, या वो जो पर्सन है उनके द्वारा कभी कोई पुरानी बात है उसको सोच लेना और उसके थ्रू ये जो क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर में 8 लोग हैं उनको उनके द्वारा पॉइजनिंग है वो कर दिया गया। ये जो टाउन है वो महानदी के ऊपर में सिचुएटेड है। एग्जाम के ये तो हमने देखा मेंस के पर्सपेक्टिव से, लोन वोल्फ अटैक, जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर, जो वैल्यूज एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में, एक दूसरे के साथ में स्टिल कोऑपरेशन है जिसकी वजह से काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कम हैं, इस तरीके से लार्जर नंबर के अंदर में लोग आ सकें। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए? नेक्स्ट पता होना चाहिए महानदी रिवर के बारे में। महानदी रिवर के बारे में क्या पता होना चाहिए? कहाँ से ओरिजिनेट करता है ये रिवर? ये रिवर ओरिजिनेट करता है सिहावा हिल्स हैं जो कि दंडीकरण का एरिया है, वहाँ से ओरिजिनेट करता है। छत्तीसगढ़ के बाद में उड़ीसा के वहाँ पे फ्लो करता है, और इसी रिवर के ऊपर में हीराकुंड डैम है वो सिचुएटेड है। इसी रिवर के ऊपर में कौन सा डैम सिचुएटेड है स्टूडेंट्स? हीराकुंड का जो डैम है, जो कि संबलपुर डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे है उड़ीसा के अंदर में। तो हीराकुंड डैम भी है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था, आप देखिएगा इस न्यूज़ के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम रीड करें, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में है। केरल के जो मिनिस्टर हैं उनका कुछ स्टेटमेंट आया है। पहले वाले जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका फिर आप देखिए कि उनका रिवर्स में रिप्लाई आया है। एग्ज़ाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? पीएम आवास योजना के बारे में। हमारी गवर्नमेंट ने पीएम आवास योजना को स्टार्ट किया था। अभी तो आप देखिए कि रिसेंटली जो ग्रामीण का जो योजना चला था रूरल एरिया के अंदर में, उसके 10 ईयर्स भी कंप्लीट हुए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 10 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए थे, और उस दौरान में वो न्यूज़ के अंदर में भी था कि पहले जो इंदिरा आवास योजना इसका नाम होता था उसको रीनेम करते हुए या रीस्ट्रक्चर करते हुए ये एग्जिस्टेंस में आया है। आवास योजना यहाँ पे हुआ। सेकंड, आपको फंडिंग का पता होना चाहिए कि हाउसिंग फॉर ऑल का ये तो ये ऑब्जेक्टिव है, बट इसमें जो फंडिंग है वो शेयर्ड हुआ करती है कि हमें सभी लोगों को घर है वो प्रोवाइड करना है। हाउसिंग फॉर ऑल का हमने टारगेट लिया है। सेकंड, यहाँ पे जो फंडिंग है वो शेयर्ड है। नॉर्मल स्टेट के वहाँ पे 60-40 है। स्पेशल कैटेगरी के जो स्टेट हैं उनको 90-10 का जो फंडिंग है वो किया जाता है। 90 जो है वो सेंटर से आएंगे, 10 जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो किसका रहेगा? वो स्टेट का रहेगा, और नॉर्मल स्टेट में 40 उनका रहेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो बेनिफिशरी का जो आइडेंटिफिकेशन होगा उसका क्या क्राइटेरिया है? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 जो इसका क्राइटेरिया है, जिसके बेसिस के ऊपर में जो बेनिफिशरी है उनका यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है, या जो ग्राम सभा भी इनको आइडेंटिफाई करता है। ग्रामीण वाले मिशन के अंदर में वेरीफाई किया करता है ग्राम सभा भी बेनिफिशरीज को। नेक्स्ट अगर हमको क्या पता होना चाहिए लोगों के बारे में था, तो मिनिस्टर का स्टेटमेंट ये था, या ओवरऑल इसका कंक्लूजन ये था कि अगर हाउसिंग का जो हाउस यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए गए हैं पीएम आवास योजना के अंडर में, और आप देखिए कि उनके ऊपर में कोई लोगो लगाया जाता है, तो उन लोगों को कंटिन्यूस इस तरीके से फील होगा कि ये जो हाउसेज हैं वो बिलोंग करते हैं उनको, वो एज ए बेनिफिशरी के रूप से एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके बारे में बेसिकली ये जो डिस्कशन था। नेक्स्ट अगर हम आपको यहाँ पे एक होमवर्क देते हैं, होमवर्क आपको ये देते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना एक तो ग्रामीण है, प्रधानमंत्री आवास योजना एक अर्बन एरिया का है। दोनों का मिनिस्ट्री है वो कौन सा है? क्या अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, पंचायती राज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, या मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग कोई एग्जिस्ट करता है कि वो है क्या इसका मिनिस्ट्री? तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताना दोनों जो 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 स्कीम्स हैं उनके नोडल मिनिस्ट्री के बारे में। फिर एलिफेंट्स के बारे में मेंशन है। अब एलिफेंट्स के बारे में क्या मेंशन है
कि केरल के वहाँ पे एक रीजन है, रीजन का नाम क्या है, मुन्नार के पास वाला जो एरिया है मुन्नार है, उसमें इसके अलावा परम्बिकुलम नाम का एरिया है। और आप देखिए कि वो एरिया के अंदर में क्या है कि जो एलिफेंट है उनको उनको मार दिया जाता है। एलिफेंट्स को मार कैसे दिया जाता है कि लोग भी आप देखिए कि एक फियर के अंदर में कि एलिफेंट के द्वारा उनके ऊपर अटैक किया जा सकता है, इसकी वजह से ये जो 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 मार दिया जाता है उनके द्वारा। तो इस हॉट स्पॉट एरिया के अंदर में रिसेंटली एक एक्सीडेंट आया था इस किलिंग जोन एरिया का। तो जो जो उसको आप देखिए कि आइडेंटिफाई करते हुए उसको एग्जामिन करते हुए यहाँ पे जो डिसीजंस हैं वो लिए जाएंगे। एग्जाम के पर्पज़ से हमने कल भी एलिफेंट के बारे में देखा था कि एलिफेंट एक सोशल एनिमल है, ग्रुप के अंदर में रहा करते हैं, ग्रुप को मदर एलिफेंट के द्वारा लीड किया जाता है। और आप देखिए कि कार्बन पर्सपेक्टिव से एक स्टडी ने भी मेंशन किया था कि इनका प्रेजेंस है वो उसका इम्पोर्टेंस के बारे में। नेक्स्ट अगर हम रीड करें, नेक्स्ट यहाँ पे जो न्यूज़ है वो है हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में। अब देखिए कि हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर में एक शेड्यूल है वो एग्जिस्ट करता है, शेड्यूल H2। शेड्यूल H2 है। शेड्यूल H2 किसके बारे में है, ड्रग्स के रिगार्डिंग में है। अब H2 के थ्रू क्या किया गया है, वहाँ पे आप देखिए कि एक बार कोड है, QR कोड है जो एग्जिस्ट करता है, जिसको कि कोई भी पर्सन है वो यहाँ पे उसका जो ऑथेंटिसिटी है उसको वेरीफाई है वो किया जा सकता है। इसके अलावा आप देखिए कि एक्यूट जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं उनको भी रेगुलेट किया जा सकता है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो फार्मा का जो यहाँ पे कंप्लाइंस है उनको फॉलो किया जा सकता है। और डेफिशिएंसी है उसको यहाँ पे डिटेक्ट किया जा सकता है, या जो डिफेक्टिव है उनको ट्रैक है वो किया जा सकता है। तो ये शेड्यूल H2 जो एग्जिस्ट करता है हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, जिसको कि 2022-23 के समय में इस तरीके से ऑथेंटिकेशन के वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग में अथॉरिटीज़ ने एग्जिस्टेंस में लाया था। अब इसको एक्सपेंड करने का एक डिसीजन है कि इसको मोर एरियाज़ के अंदर में एक्सपेंड है वो किया जाए। अब आप देखिए कि यहाँ पे एक्सपेंड किया जाएगा तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव रिजल्ट ये रहेगा कि काउंटरफीट का जो नेटवर्क है, जो फेक यहाँ पे मेडिसिन्स का जो एरिया है, जो कि हर एक एरिया के अंदर में आप देखिए कि फेक वाला जो मेडिसिन है वो एंटर कर चुके हैं। तो काउंटरफीट नेटवर्किंग जो है उसको उसके थ्रू यहाँ पे वैक्सीन्स को टारगेट किया जाएगा। वैक्सीन्स को टारगेट किया गया है इस नेटवर्क के द्वारा, तो उनको हम एलिमिनेट कर सकेंगे। हाई जो फेक जो मेडिसिन है जिसको कि WHO ने भी अपना कंसर्न्स को रेज किया है। WHO के अलावा आप देखिए कि कुछ फॉरेन कंट्रीज ने भी अपना कंसर्न रेज किया था इंडिया के फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर में। हमारा जो NCB नाम का जो बॉडी है उनका भी कंसर्न है कि कैसे इनको डील है वो करना है। अब ओवरऑल हमारा एक्सपोर्ट को भी इम्प्रूव कर सकता है, क्योंकि जो क्वालिटी कंट्रोल का जो कंसर्न था US का, FDA का और यूरोपियन जो अथॉरिटीज़ हैं उनको हम ओवरकम है वो कर सकेंगे। और इसको मोर स्ट्रेंथन करने के लिए क्या करना चाहिए, QR सिस्टम को लाना ज़रूरी है, जिससे कि कोई पर्सन है वो QR कोड को चेक करते हुए ऑथेंटिकेशन उसका इस्टेब्लिश कर सके। वेरिफिकेशन का एक हैबिट है उसको डेवलप करने का ज़रूरत है। और जो कंप्लायंस है पैकेजिंग के रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग में वो भी यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आए। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं वो बताए गए हैं कि जो बायर हैं उनको यहाँ पे अवेयर होने का ज़रूरत है, उनको मोर यहाँ पे एरियाज़ के अंदर में ऑथेंटिकेशन है उसको इस्टेब्लिश करने का ज़रूरत है। तुंगभद्रा डैम के बारे में है। तुंगभद्रा डैम आप देखिए कि कर्नाटका के अलावा आंध्र प्रदेश और आप देखिए कि तेलंगाना, ये थ्री जो स्टेट्स हैं उनके बिटवीन के अंदर में एक शेयर्ड एक सक्सेसफुल आप देखिए कि वन काइंड ऑफ प्रोजेक्ट वो एग्जिस्ट करता है कि कंट्रीज के बिटवीन टेरिटरीज जो स्टेट्स का जो टेरिटरी है उनके बिटवीन में किसी तरीके का जो डिफरेंस है वो नहीं है, डिफरेंस यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करता है। अभी रिसेंटली जो इसका सिल्टिंग का एक प्रॉब्लम होता था उसको बताया गया, तो डी सिल्ट उसको यहाँ पे किया जाएगा। यूनियन मिनिस्टर का लीडरशिप के अंदर में ग्रेटर कोऑपरेशन का ये जो प्रोजेक्ट है उसके रिगार्डिंग एक मीटिंग हुआ था, जब उस जो डैम है उसका गेट है वो आप देखिए कि वहाँ पे ख़राब होता है पिछले कुछ ईयर के अंदर में हैवी रेनफॉल की वजह से, और जो फ्लडिंग कंडीशन जो डैम के अंदर में ज़्यादा पानी था। अब वहाँ पे परमानेंट एक बेटर जो गेट है वो लगवाया गया है। अब आप देखिए कि डैम है, जो डैम का वाटर शेयरिंग है वो फ्री ऑफ डिस्प्यूट है। यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ वाटर शेयरिंग है वो एग्जिस्ट करता है, और लाइफ लाइन है ये 3 स्टेट्स के लिए। जो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अभी कर्नाटका का एक इनिशिएटिव है अपर भादरा का,
अब वो यहाँ पे कंसर्न को क्रिएट कर सकता है वोटर शेयरिंग के रिगार्डिंग में। ओवरऑल ये सक्सेसफुल रहा है, अभी तक डिस्प्यूट इसमें नहीं है। फिर गवर्नमेंट स्कूल के बारे में मेंशन है कि सर्वे के अंदर में जो वहाँ पे कोर्स फी के उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि कोई इन्फॉर्मेशन मेंशन हुआ कोर्स फी के बारे में, तो उसको बेसिकली यहाँ पे काउंटर किया गया है कि जो कोई भी स्टडी है वो इस तरीके से अगर सर्वे कंडक्ट होगा जिसमें ऑथेंटिकेशन ऑफ डाटा नहीं रहेगा, एरर उसमें क्रिएट होता है, तो क्रेडिबिलिटी के ऊपर में वो सवाल है वो उठाता है। अब आपको एक और बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये होना चाहिए, आज एक एडिटोरियल भी है जिसमें हमारा जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल एज ए इंस्टीट्यूशन है, उनको यूटिलाइज करते हुए कैसे हमारे यहाँ पे हम जो न्यूट्रिशनल जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम कर सकते हैं। कैसे ओवरकम करेंगे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम को, तो उसमें मेंशन ये किया गया है कि आप देखिए कि जो स्कूल्स हैं वो फिर से ओपन होंगे, स्कूल्स फिर से ओपन होंगे तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे मिड डे मील है, जो उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको इम्प्रूव करने का एक जो अपॉर्चुनिटी है वो रहेगा। अपॉर्चुनिटी इस वजह से है कि हमारे यहाँ पे जो न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज़ हैं उनमें डिक्लाइन हुआ है, स्टंटिंग वेस्टिंग के नंबर्स ज़्यादा हैं, ओबेसिटी का जो नंबर है वो इंक्रीज हुआ है। और ओबेसिटी आप देखिए कि सिर्फ ओबेसिटी नहीं है ना, उसके साथ में और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ब्लड का जो प्रॉब्लम आता है, हाई ब्लड प्रेशर का, फिर आप देखिए कि यहाँ पे हार्ट का भी जो इश्यूज हुआ करते हैं इसी ओबेसिटी की वजह से। सो डायबिटिक जो कंडीशंस हैं वो भी होती हैं इसी ओबेसिटी की वजह से। तो ओबेसिटी एक मेन रीजन है। और कोई भी पर्सन अगर यहाँ पे थिन है, पतला है, तो उसको ये ना माना जाए कि वो यहाँ पे बेसिकली हंगर या जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका उसके अंदर में कमी है। और कोई हेल्दी पर्सन है तो उसका ये भी मीनिंग नहीं है कि उसके अंदर में न्यूट्रिएंट्स का फुलफिलमेंट है, कम्प्लीटली न्यूट्रिशन जो डाइट है वो कैरी आउट करते हैं। क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे हिडन हंगर नाम का भी एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है कि पर्सन जो कंज्यूम किया करता है बट उनका बॉडी के अंदर में वो मिनरल्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं या वो मिनरल्स वो रोल नहीं प्ले करते हैं। तो ये बेसिक हमने देखा यहाँ पे स्कूल के अंदर में मिड डे मील को यूटिलाइज किया जाए, न्यूट्रिशनल फूड है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। और इस वजह से भी जो स्कूल के अंदर में न्यूट्रिशनल वैल्यू को प्रमोट करना है कि आने वाले समय के अंदर में यही जो जो चिल्ड्रन है जो स्कूल एजुकेशन में है, जो हमारा मेन जो सिटीजन मेन जो पार्ट बनेंगे इस सोसाइटी का, जो वर्क फोर्स है उसका पार्ट बनेंगे, तो उनको वैल्यू होना चाहिए ना फूड के बारे में। जो पैकेज फूड है उसको भी रेगुलेट करना है क्योंकि उसके अंदर में हाई सोल्ट एंड जो शुगर है उसका कंटेंट हुआ करता है। आप देखिए कि कोकरोच जनता पार्टी जो कि ह्यूमर के पर्सपेक्टिव से एक अकाउंट बना था, उनका एक मूवमेंट है एजुकेशन मिनिस्टर के अगेंस्ट में कि नीट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में। अब उसको जो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं लद्दाख के वहाँ के, उन्होंने भी इसको ज्वाइन किया है जंतर मंतर के वहाँ पे, एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आप देखिए कि इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने चाइनीज़ न्यूज़ एजेंसी के ऑफिशियल से डिस्कशन किया है जिससे कि इंडिया और चाइना के डिफरेंसेस को रिजोल्व किया जा सके। एग्ज़ाम के लिए वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। डीजीएस के बारे में है, डीजीएस क्या हुआ करता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द शिपिंग हुआ करता है। उनके द्वारा जो यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शंस जो रिमूव किया है वेस्ट एशिया के वहाँ पे, उसके ऊपर में वो स्टैंड बाई सिचुएशन में है कि अभी इंडियन जो आईओएम है उनके द्वारा आप देखिए कि आईएमओ नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो लंदन बेस है, उन्होंने इवेक्यूएट करने का एक प्लान लाए थे बट वो एग्जिस्टेंस में नहीं लाया गया। वेस्ट एशियन में फिर से वहाँ पे जो डिफरेंसेज होने की वजह से जो फायर किया गया है एक दूसरे के अगेंस्ट में, पर स्टिल हमारा जो अथॉरिटीज़ का जो डिसीजन है वो लिया गया है कि इंडियन जो सी फेयरर्स हैं, जो शिप वेसल्स हैं, उनको वहाँ से रिमूव है वो किया जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट सेशेल्स के साथ में इंडियन आर्मी का जो कॉन्टिजेंट है वो गया है, पार्टिसिपेट किया है वहाँ के नेशनल डे परेड के अंदर में, इवेंट में। और कोलिजियम के बारे में है, कोलिजियम जो कि 1993 का जो एक्ट है उसके थ्रू एग्जिस्ट करता है कि वन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसके अलावा जो 4 सीनियर मोस्ट जज हैं वो यहाँ पे कोलिजियम का पार्ट है वो रहेंगे। मेन वर्क क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो जज हैं उनको यहाँ पे अपॉइंट करना हो या आप देखिए कि एलिवेट करना हो जज को, और हाई कोर्ट के अंदर में भी जजेस का जो अपॉइंटमेंट एंड एलिवेशन है उसको यहाँ पे इंश्योर करता है जो कोलिजियम सिस्टम है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जो मन की बात प्रोग्राम को कैरी आउट करते हैं, उससे आप देखिए कि कंट्री के साथ में डिस्कशन किया करते हैं। तो उन्होंने मन की बात प्रोग्राम के अंदर में डिफेंस के बारे में मेंशन किया है। डिफेंस में जो हमने सेल्फ रिलायंस को अचीव किया है, कैसे सेल्फ रिलायंस को अचीव किया है, एक तो आप देखिए कि
235 नाम से एक ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट को डेवलप किया, तो उसके बारे में मेंशन है। आईएनएस के कुछ हमारे शिप वेसल्स हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर ने ही इनोग्रेट किया था, वो भी इंडिजीनियस वे के अंदर में डेवलप थे। और आप देखिए कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक का जो क्रूज मिसाइल है उसको जो डेवलप किया गया है उसके बारे में भी प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे मेंशन किया। तो ओवरऑल डिफेंस के अंदर में इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो मैन्युफैक्चरिंग के अलावा आप देखिए कि जो यहाँ पे सेल्फ रिलायंस है उसको ये शो करता है डिफेंस सेक्टर के अंदर में। फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स आसाम का एक बर्ड है हरजीला, उसको बोला करते हैं। आसाम का एक बर्ड है हरजीला, उसको भी प्राइम मिनिस्टर ने मेंशन है वो किया था। मेघालय के वहाँ पे जो लिविंग रूट ब्रिज जो हुआ करते हैं, जो ट्री का जो रूट है जिनको कि एज ए ब्रिज के रूप से यूज किया जाता है, लिविंग रूट ब्रिज, जिसको अभी रिकॉग्नाइज किया है यूनेस्को के द्वारा। तो आप देखिए उसको भी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात प्रोग्राम में मेंशन किया। संस्कृत यूनिवर्सिटी है जो बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा साइंस उनको इंट्रोड्यूस करेगा, ये भी यहाँ पे मेंशन था। अब वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से जो न्यूज़ है उनके बारे में अगर हम रीड करें, सऊदी अरेबिया के वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर में कुछ पर्सन्स का डेथ हुआ है, एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है। शेख हसीना जो कि बांग्लादेश का लीडर हुआ करते थे, 2024 में वहाँ पे पीपल्स का मूवमेंट हुआ था। कुछ इनके भी डिसीजन थे कि आप देखिए कि इनके द्वारा जो क्योटा सिस्टम को जो इंक्रीज करना है, मोर जनरेशन्स को देना था। फिर स्टूडेंट्स का जो मूवमेंट जो हुआ था उसको काफ़ी हार्ड वे के अंदर में इन्होंने सप्रेस करने का कोशिश किया था। तो स्टूडेंट्स उसके बाद में वहाँ पे पीपल्स का मूवमेंट हुआ, ये वहाँ से इंडिया के लिए आए हैं। अब उन्होंने एक डिस्कशन में कहा है कि वो फिर से रिटर्न कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर या इसी ईयर वो जा सकते हैं बांग्लादेश के लिए, ये उनका यहाँ पे स्टेटमेंट है। इन्होंने जब वहाँ से आप देखिए कि आए थे तो इनका एक स्टेटमेंट आया था कि जो यूएस जो है वो आप देखिए कि सेंट मार्टिन आइलैंड है वहाँ पे अपना बेस को सेटअप करना चाहता है, और इन्होंने उसको डिनाई किया। तो इस तरीके से उन्होंने ऐसा जो प्रोटेस्ट है उसको फंड किया है जिसके कि उनको रिमूव है वो किया गया। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो किसके बारे में है, वो इजराइल के बारे में है। ओटोमन एम्पायर के समय आर्मेनिया का जो एरिया है वहाँ पे जो किलिंग्स हुए थे उनको यहाँ पे इजराइल है वो रिकॉग्नाइज करता है। इजराइल यहाँ पे जीनोसाइड के रूप से उनको रिकॉग्नाइज करता है। तो आप देखिए कि टर्की को काउंटर करने के लिए इस तरीके से इनका इनिशिएटिव है वो लिया गया है। नेक्स्ट किसके बारे में है, नेक्स्ट आप देखिए कि हेलीकॉप्टर क्रैश के ही प्लेन क्रैश के बारे में है, वो भी एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नहीं है। बहरीन और कुवैत के द्वारा एलिगेशंस लगाए गए कि ईरान ने स्ट्राइक किया है, यूएस के स्ट्राइक के बाद में ईरान ने ये अटैक है वो किए गए उनके वहाँ पे। और इजराइल ने आप देखिए कि सदर्न लेबनान के वहाँ पे जो फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है बट स्टिल यहाँ पे फायर किया गया है सदर्न लेबनान के वहाँ पे। ये शो करता है कि कैसे जो पीस एग्रीमेंट आया था उसका कोई मीनिंग नहीं है, कैसे कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट में अटैक्स को कैरी आउट किए हैं। यूरोप के बारे में मेंशन है कि यूरोप ने कहा है कि हीट का जो कंडीशन है उसकी वजह से 1300 के आसपास लोग हैं उनका डेथ हुआ है। अब ये जो डेथ है वो 1300 क्यों हुआ है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर तो आप देखिए कि 35 से लेकर मैक्सिमम 40 पहुँचा है। इंडिया में 50 डिग्री आप देखिए कि नॉर्मल हुआ करता है, 45 से लेकर 50 उस समय के लिए तो नॉर्मल होगा 45 प्लस जो टेम्परेचर है। क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ के जो घरों का जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरीके से होता है कि वो आप देखिए कि मोर जो हीट है उसको एब्जॉर्व कर सकें, वो भी एक रीजन है। तो जिसकी वजह से वहाँ पे मोर इस तरीके का, और वहाँ पे इस तरीके का नॉर्मल टेम्परेचर नहीं होता है, तो ऐसा जो टेम्परेचर का राइज करना वो वहाँ पे हार्श कंडीशन को क्रिएट किया है। यूक्रेन के जो ड्रोन अटैक्स हैं वो कैरी आउट हुए हैं रसिया के वहाँ पे, उसके बारे में मेंशन है। और स्टूडेंट्स इराक के बारे में बताया गया है कि उनका एंटी करप्शन का जो ड्राइव है जो ग्रीन जोन के वहाँ पे भी हुआ है जहाँ पे एम्बेसी के लोग रहा करते हैं, स्पेशली यूएस एम्बेसी के लोग, तो उसके बारे में मेंशन है। डिजिटल स्लेवरी क्या है कि किसी पर्सन को फोर्स करते हुए डिजिटल स्कैम्स के अंदर में इंगेज करना और इस स्लेवरी को कैरी आउट करवाना उनसे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्या यहाँ पे इनको गारंटी होना चाहिए, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है उसको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। तो राइटर के द्वारा प्रेजेंटली कहा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है जो डेमोक्रेसी के लिए वन काइंड ऑफ थ्रेट है, डिमांड है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड किया जाए। पर स्टिल आप देखिए कि लैक्स करता है, जो गैप है वो एग्जिस्ट करता है कि रेगुलेशन नहीं है इस सेक्टर के अंदर में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बिग टेक पावर जो ऑपरेट्स किया करते हैं उनको यहाँ पे उन बिजनेस मॉडल्स को जो जो रेस्ट्रिक्शन है वो लगाने का ज़रूरत है। डेमोक्रेसी एंड डिजिटल वल्नरेबिलिटी है उसका उस पॉइंट को यहाँ पे एग्जामिन किया गया है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि
जो एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है कि डिजिटल स्लेवरी का जो एरिया है इसको अब प्रेजेंट समय में जो डेमोक्रेसी के लिए भी एक थ्रेट क्रिएट हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो अनचेक यहाँ पे एक्सपेंड हुआ है, अब इसको रेगुलेट किया जाए कंट्रीज के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे जो मेंशन है वो है यूके के साथ में हमारे जो ट्रेड टाइज बूस्ट होंगे, जो जुलाई के समय में जो एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आएगा। तो आप देखिएगा एग्रीमेंट का नाम क्या है, कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट है, जो कि फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ के बिटवीन के अंदर में ये एग्जिस्ट करेगा। इंडिया वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है G20 के अंदर में। और आप देखिए कि ये एग्रीमेंट है वो किस तरीके से यहाँ पे बेनिफिट करेगा, ये ओवरऑल जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है उसको ये इंश्योर करेगा। यहाँ पे स्केल और डेप्थ को यहाँ पे एग्जामिन किया गया है कि ये जो ट्रेड का जो एग्रीमेंट है वो कैसे यहाँ पे इकोनॉमिकल जो स्केल है डिफरेंट एरियाज़ को कवर करते हुए आप देखिए कि कैसे डेप्थनेस है उसको इंश्योर करेगा कि टैरिफ फ्री रहेगा। लार्जेस्ट जो यहाँ पे एरियाज़ हैं वो ड्यूटी फ्री हैं, वो टैरिफ फ्री प्रोडक्ट्स हैं वो रहेंगे। जॉब है उनको भी ये प्रोवाइड करेगा, जॉब सपोर्ट है उसको प्रोवाइड करेगा। लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे टेक्सटाइल है, लेदर है, ज्वेलरी है, उनके यहाँ पे। फिर सिमिलरली आप देखिए कि यूके का जो एक्सपोर्ट है इंडिया के लिए उसको भी यहाँ पे जो टैरिफ ड्यूटीज़ हैं वो यहाँ पे अप्लाई हैं, वो नहीं होंगे। बेनिफिट बियॉन्ड द मुंबई एंड लंदन की जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पे ही बेनिफिट करने के अलावा जो स्मॉल टाउन्स हैं, जैसे सपोज कीजिए मध्य प्रदेश के कोई टाउन है, कोई और हमारे यहाँ पे स्टेट का जो टाउन है, उनको भी आप देखिए कि सपोर्ट इस प्रोजेक्ट के थ्रू में रहेगा। जो इंक्लूसिव ग्रोथ को ये सपोर्ट है वो करेगा। अब यहाँ पे इन सब एरियाज़ के बारे में स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है उनका यहाँ पे क्या रोल है, तो उन सभी के पर्सपेक्टिव से ये बताते हुए इस चैप्टर में इस आर्टिकल में यही है कि वन ऑफ द बिग चैप्टर ये रहने वाला है इंडिया यूके जो टाइज हैं, जो कि कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट के रूप से एग्जिस्ट करता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।